Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Wakarur Hassan, advocate. Viewers, I am making videos about the legal issues and your fundamental rights. The purpose of these videos is to aware and prevent to all kind of litigations. नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि अक्सर औक़ात हमारे मुआशरे में जब भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो लीगल अथॉरिटीज़ को हायर नहीं किया जाता। उसका आपको लॉस ये होता है कि आप फिर किसी भी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके अंदर लिटिगेशन के अंदर फिर आपको एक लंबा प्रोसेस जो है वो तय करना पड़ जाता है। तो इसी के रिलेटेड मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसका मकसद ही ये होता है कि आपको उन एहतियातों से अवेयर किया जाए जो आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर आपके लीगल रेमेडीज़ जो आपने अवेल करनी होती है उससे अवेयर हो सकें। तो इसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आने वाली से आप फ़ायदा उठा सकें। चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू टॉपिक। जी नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी ऐप से मुतारफ़ करवाएंगे जिसके ज़रिए आप जो विरासत की ज़मीन होती है वो वारसान में किस तरह तकसीम होगी, यानी किस वारस के हिस्से में कितनी ज़मीन आ सकेगी। नाज़रीन, अगर कोई शख्स फौत हो जाता है जिसके नाम पर कुछ जायदाद होती है वो शरीयत लॉ और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक लीगल वारसान के नाम पर मुंतकिल होनी होती है। विरासत की ज़मीन लेने के लिए पहले सिविल अदालत यानी दीवानी अदालत से इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट, जिसको उर्दू में विरासतनामा भी कहते हैं, वो लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद हर वारस के हिस्से में जितनी प्रॉपर्टी आती है उसका तयन किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जो फौत हो चुका है वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ कर जाता है तो जो शख्स फौत हुआ है वो प्रॉपर्टी के साथ साथ बीवी, औलाद, माँ बाप, बहन भाई और इसी तरह जो चेन रिलेटिव्स की होती है वो भी छोड़ कर जाता है। और यूं जो प्रॉपर्टी के शेयर्स होते हैं वो भी उन लोगों के दरमियान तकसीम होने होते हैं। ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इस ऐप को मुतारफ़ करवाने से पहले मैं आपको इसकी अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े कर देता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएँ ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए बनती रहें, बनाते रहें। इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है और आप इन वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो सकें। तो नाज़रीन, इसकी अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े कर देता हूँ। सबसे पहले मिरास की अहमियत और फजीलत क्या होती है। मिरास की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में इसकी तफसीलात को कई आयत में बयान किया है। दीगर कई अहकाम भी कुरान मजीद में बयान हुए हैं मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी जुज़ियात को बयान नहीं किया। मसलन ज़कात ही को आप ले लें, अल्लाह ताला ने इसकी फजीलत और फजीलत को तो कुरान मजीद में बयान फरमाया मगर इसकी मिकदार बयान नहीं की गई। इसी तरह नमाज की फजीलत को बयान फरमाया मगर उसकी रकातों और तरीक़ेकार को बयान नहीं फरमाया। लेकिन मिरास की अहमियत के पेश नज़र इसको तफसील के साथ बयान फरमाया और वर्सा के हिस्से को भी बयान फरमाया। तकसीम मिरास वो अहम फरीज़ा है जिसमें कोताही आम है। इस अहम फरीज़ा के तारक आम पाए जाते हैं। कोई शख्स फौत होता है तो उसके तरका पर कोई एक वारिस या चंद वर्सा जो हैं मिलकर काबज हो जाते हैं। किसी दूसरे का हक खाना हराम है और हराम खाने पर जहां आखिरत में अजाब होगा दुनिया में भी उसके बड़े नुकसानात हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, हराम माल खाने के बेशुमार ज़राए हैं और अल्लाह ताला के बेशुमार ऐसे बंदे हैं जो इन ज़राए से बचते हैं मगर शरई तकसीम मिरास एक फरीज़ा है जिसमें कोताही के मुर्तकिब बड़े बड़े दीनदार लोग भी शामिल होते हैं। कई लोग सूद, चोरी, झूठ, फरेब से बचते हैं और दीनदार होने के दावेदार हैं लेकिन मिरास के बाब में दूसरों के हकूक खाकर आग के अंगारे अपने पेट में भरते हैं। हालांकि मरने वाले की जेब से अगर एक इलायची निकले तो किसी वारिस के लिए शरई तौर पर जायज़ नहीं है कि वो उस इलायची पर काबज हो जाए क्योंकि इसमें तमाम वर्सा का हक होता है। इस इलायची को भी तरका में रख कर शरई तरीक़ेकार से तकसीम किया जाएगा। एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह किसी मरीज़ की इयादत करने गए। रात का वक्त, चिराग जल रहा था। इमाम साहब उस मरीज़ के पास ही बैठे थे कि उस मरीज़ की वफ़ात हो गई। इमाम साहब ने फ़ौरन चिराग बुझा दिया और अपनी जेब से पैसे दिए कि इन पैसों का तेल लाकर चिराग जलाया जाए क्योंकि इसके फौत होने के बाद चिराग का तेल मिरास का माल बन चुका है और इसमें तमाम वर्सा का हिस्सा है और इनकी इजाज़त के बगैर इस चिराग को जलाना हराम है। नाज़रीन, इसके बाद मिरास की शरई तकसीम में कितनी कोताही होती है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि मिरास के मसाइल हर आलम और मुफ्ती को याद
भी नहीं होते, उसकी वजह ये नहीं कि उन्हें ये मसाइल पड़े नहीं होते, बल्कि वजह ये है कि उनसे कोई मिरास के मसाइल पूछने वाला ही नहीं आता। हालांकि हर रोज हजारों मुसलमान फौत हो रहे होते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि उल्मा के पास मिरास के मसाइल पूछने वालों की लाइनें लगी हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर रोज इतनी तलाक़ें नहीं होती जितने इंसान फौत हो रहे होते हैं, लेकिन तलाक के मसाइल पूछने वाले सबसे ज़्यादा हैं। मिरास की इसी अहमियत के पेश नज़र हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म मिरास सीखने और सिखाने वालों के फ़ज़ाइल बताए और मिरास करने वालों के लिए वाइदें सुनाई। इसके बाद है, अगर किसी को आग कर दिया जाए तो वो भी हिस्सेदार होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मौजू होता है कि विरासत की ज़मीन में जिसको आग कर दिया जाता है वो भी वर्सा में शामिल होता है कि नहीं होता। नाज़रीन, चूँकि मरने के बाद वारिस का इस्तेहकाक खुद साबित हो जाता है, इसलिए अगर किसी मोरस यानी कि जो फौत हुआ है उसने आकनामा भी तहरीर कर दिया कि मैं अपने फ़लाँ वारिस से बेटा हो या बेटी या कोई और वारिस फ़लाँ वजह से नाराज़ हूँ, वो मेरे माल और तरका से महरूम रहेगा, मैं उसको आग करता हूँ, तब भी वो शरई महरूम नहीं होगा और उसका हिस्सा मुकर्रर उसको मिलेगा, क्योंकि मिरास की तकसीम नफ़ा पहुँचाने या खिदमत गुजारी की बुनियाद पर नहीं होती, लिहाजा किसी भी वारिस को महरूम करना हराम है। इसी तहरीर का शरई कोई एतबार नहीं है। अलबत्ता नाफरमा बेटे या किसी दूसरे फासिक व फाजिर वारिस को महरूम करने का तरीका ये है कि ये शख्स अपनी सेहत व तंदुरुस्ती के ज़माना में कुल मालो मुता दूसरे वर्सा में शरई तौर पर तकसीम करके अपनी खारिज कर दे, तो इस वक्त कुछ तरका ही बाकी नहीं रहेगा और ना मिरास जारी होगी ना किसी का हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा नाज़रीन, तरका क्या होता है? वो तमाम जायदाद मनकूला या गैर मनकूला यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो मैयत को वर्सा में मिली हो या खुद कमाई हो, बाशमूल तमाम काबिल वसूली कर्जाजात तरका कहलाती हैं। जो चीज़ मैयत की यानी मलकियत में ना हो बल्कि कब्जा में हो वो तरका नहीं है। मसलन मैयत के पास किसी ने कोई अमानत रखी थी तो वो तरका में शामिल नहीं होगी, बल्कि जिसने रखवाई थी उसको वापस की जाएगी। इसके बाद वारिस कौन होता है? नाज़रीन, हर खूनी रिश्तेदार और खामद बीवी जो मैयत की वफात के वक्त जिंदा हो, नीज हमल का बच्चा, सब वारिस कहलाते हैं। अब इसके बाद काबिल तकसीम तरका क्या होता है? सबसे पहले मैयत के दफन तक होने वाले ज़रूरी अखराजात उसके तरका से निकाले जा सकते हैं। मसलन कफन, कब्र की खुदाई की उजरत, अगर ज़रूरत पड़े तो कब्र के लिए जगह खरीदना वगैरह, ये सब अमूर तजहीज़ में दाखिल हैं। ये अखराजात तरका से निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा गैर शरई अमूर मसलन अमाम के लिए मुसल्ला खरीदना वगैरह ये तरका से नहीं निकाले जाएंगे। तजहीज़ के अखराजात में ना तो फजूल खर्ची की जाए और ना बुखल। इसके बाद बाकी माल से मैयत के ज़िम्मा वाजिबुल अदा कर्जाजात अदा किए जाएंगे। बीवी का महर खावंद के ज़िम्मे कर्ज है, अगर अभी तक अदा नहीं किया गया तो तरका से पहले उसे अदा किया जाएगा। इसके बाद बाकी माल से जायज़ वसीयत 1/3 यानी जो भी वसीयत की जाती है, अगर कोई मरने वाला वसीयत करके जाता है तो 1/3 1/3 तक अदा की जाएगी। ये 3 काम करने के बाद जो बाकी बच जाएगा वो काबिल तकसीम तरका होता है। अब शरई ज़ाब्ता के मुताबिक जिस वारिस का चाहे वो मर्द हो या औरत जितना हिस्सा बनता हो उसे दे दिया जाए और जो वारिस शरई ज़ाब्ता के मुताबिक महरूम होता है उसको महरूम कर दिया जाए। नाज़रीन, इसके बाद अगर किसी लड़की या लड़के की आपस में मंगनी हुई और निकाह भी हो गया लेकिन अभी तक रुखसती नहीं हुई तो लड़का यानी खामद फौत हो गया तो तब भी वो लड़की उस लड़के के माल से बतौर बीवी विरासत की हकदार होगी। इसके बाद नाज़रीन, मुंह बोला बेटा या बेटी, अगर किसी मर्द या औरत ने किसी लड़के या लड़की को मुंह बोला बेटा या बेटी बना लिया तो वो लड़का या लड़की उस मर्द या औरत के तरका से हक़ विरासत ना पाएगा। इसके बाद जो पेंशन की रकम होती है उसकी तकसीम। नाज़रीन, मैयत के वजीफ़ा या पेंशन के बकाया जात जो उसकी मौत के बाद वसूल हों उनकी भी दूसरे तरका की तरह तकसीम होगी, लेकिन अगर मौत के बाद पेंशन जारी रही जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं तो सरकारी कागजात में जिसके नाम पेंशन दर्ज होगी सिर्फ वही वसूल करने का हकदार होगा।
इसके बाद विरासत क्या होती है? नाज़रीन, विरासत एक गैर इख्तियारी इंतकाल मलकियत है जिसके ज़रिए एक मतवफ़ी का तरका उसके वर्सा के हक़ में बतरीक खिलाफत जानशीनी जो है वो मुंतकिल हो जाता है। इसके बाद तरका क्या होता है? एक मुसलमान की जायदाद मनकूला और गैर मनकूला यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने एक लेक्चर में इसको कवर किया था कि मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि बैंक बैलेंसेस वगैरह जो हैं या कार है, इस तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जो ज़मीन के साथ अटैच नहीं होती। और गैर मनकूला प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अटैच टू अर्थ होती है यानी कि ज़मीन के साथ, जैसे घर है, इसी तरह के कुछ प्लॉट्स वगैरह हैं या उसी के साथ ज़मीन के साथ जो अटैच प्रॉपर्टी होती है उनको गैर मनकूला प्रॉपर्टी कहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको वो ऐप से मुतारफ़ करवाता हूँ जिसके ज़रिए आप अपने शेयर्स खुद भी निकाल सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप अपनी प्ले स्टोर को ओपन करें। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप इसमें से इनहेरिटेंस कैलकुलेटर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करें। ये आ गया इनहेरिटेंस कैलकुलेटर। इसमें ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है कैलकुलेटर, दूसरा है रूल्स और तीसरे नंबर पे है हाउ टू। सबसे पहले रूल्स को देखते हैं। रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। व्हेन अ मुस्लिम passes away, the amount property estate is inheritable after number 1 paying for the expenses of the funeral, and the number 2 is returning of debits, and number 3 giving away the will, which cannot be more than 1/3 of the amount property estate. नीचे है नोट, will can't be written after the legal heirs which are already receiving shares in inheritance. After the paying above, the remaining property will be eligible for inheritance as per below mentioned shares. इसके बाद इन्होंने हस्बैंड का हिस्सा बताया है। अगर चाइल्ड वगैरह या बच्चे वगैरह नहीं है तो 1/2, अगर बच्चे वगैरह हैं तो 1/4। इसी तरह विडो का इन्होंने बताया है, अगर बेवा है, अगर कोई शख्स फौत हुआ है तो 1/4 है। अगर चिल्ड्रन नहीं है, अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो उसके बाद अगर बच्चे हैं तो 1/8 हिस्सा इसका होता है। इसी तरह ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी गई हैं, डिटेल में बता दिया गया है। आप ये जब डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सारे शेयर्स बाकायदा तौर पे मिल जाएंगे। इसके बाद हाउ टू पे जाते हैं। इसमें इन्होंने ये सारा तरीक़ेकार बताया कि आपने इस फॉर्म को, यानी कि जो ऐप के अंदर है फॉर्म टाइप का बना हुआ है, इसको हल कैसे करना है, इसे सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद हम कैलकुलेटर पे आते हैं। कैलकुलेटर पे इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है जेंडर ऑफ द डिसीज्ड, मेल या फीमेल। ये 2 ऑप्शन है कि कौन फौत हुआ है, मोरस कौन है यानी मतवफ़ी कौन है जिसकी प्रॉपर्टी है या जो प्रॉपर्टी छोड़ कर गया है। उसके बाद प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि आपने इसके बाद अपनी सारी जितनी भी वो प्रॉपर्टी है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो निकाल कर जो प्रॉपर्टी रिमेनिंग बच जाएगी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और उसके बाद सेलेक्ट बिलो द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज विच आर प्रेजेंट अलाइव। जो लोग आपके रिलेटिव्स ज़िंदा हैं, ये शर्त होती है कि कोई भी शख्स जो है उसका वारसान में जो भी शख्स है वो ज़िंदा होना ज़रूरी है, उसको हिस्सा दिया जाएगा। जो बंदा फौत हो जाएगा उसका हिस्सा निकल जाता है। उसके बाद है फादर। अगर फादर है, यस नो करना है तो इनमें से देख लें आप जो भी आपका बनता है। उसके बाद मदर है, वो भी अगर ज़िंदा है, नहीं ज़िंदा तो उसके ऑप्शन पे क्लिक कर देना यस नो पे। उसके बाद वाइफ्स कितनी हैं, यानी कि कितनी बीवी हैं, 4 तक हो सकती हैं इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने 4 का ऑप्शन इसमें रखा हुआ है। इसके बाद नंबर ऑफ़ सन्स हैं कि कितने बेटे हैं
अगर नहीं है तो ज़ीरो है, वरना ये आप जितने भी हैं उतनी काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ डॉटर्स है, इसमें भी वही ऑप्शन है कि जितनी बेटियां अगर नहीं हैं तो नहीं, ज़ीरो पे कर दें, अदरवाइज़ दूसरे जो ऑप्शन हैं वो कर लें। इसी तरह नंबर ऑफ़ ब्रदर्स यानी मतवफ़ी के भाई कितने हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद नंबर ऑफ़ सिस्टर्स हैं, यहाँ पे डिटेल लिख दें। फिर है पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि फ़ादर का फ़ादर, उसकी डिटेल लिखें। फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर है, उसकी डिटेल लिखें। मैटरनल ग्रैंड मदर्स, उसकी डिटेल लिखें। उसके बाद आपने ये लास्ट में जो ऑप्शन है कैलकुलेट, इस पे क्लिक कर देना है, तो जो भी आपका वो हिस्सा बनेगा, शेयर बनेगा, वो निकल आएगा। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बेशुमार चीज़ें बताई कि विरासत क्या होती है, मिरास की तकसीम कैसे हो सकती है, उसके तरीक़ाकार क्या है, और इसके अलावा मैंने आपको ये ऐप से इंट्रोड्यूस करवाया। आने वाली वीडियोस में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि किसका कितना हिस्सा बनता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है हनफी लॉ के मुताबिक कितना हिस्सा बनता है, और दूसरे नंबर पे शिया लॉ, एलत शी के लॉ के मुताबिक कितने हिस्से बनते हैं। तो इनको हम मज़ीद आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।